नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की सफलता में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका को लेकर। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है और अखिलेश करहल से विधायक का पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल मतलब ये साफ है कि कन्नौज सांसद के तौर पर अखिलेश दिल्ली से देश की राजनीति में कदम ताल करेंगे। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बड़ी जीत दिलाई और यूपी में चुनाव कैंपेन से लेकर सीटों के बंटवारे तक, प्रत्याशियों यानी उम्मीदवारों के चयन से लेकर मुद्दों के चयन तक में अखिलेश यादव ने एक बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम लिया है, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। अब जाहिर है कि अखिलेश यादव से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी। सियासत में पुरानी रवायत भी है, अब किसी का बढ़ता कद किसी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। यहाँ पर अखिलेश यादव का बढ़ता कद सीधे तौर पर अखिलेश यादव का जो कद है वो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर बिग ब्रदर की भूमिका में सपा को लेकर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे इस खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। अखिलेश करहल से विधायक के पद से इस्तीफा देंगे। मतलब साफ है, कन्नौज सांसद के तौर पर अखिलेश दिल्ली से देश की राजनीति में कदम ताल करेंगे। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बड़ी जीत दिलाई। यूपी में चुनाव कैंपेन से लेकर सीटों के बंटवारे तक, प्रत्याशियों के चयन से लेकर मुद्दों के चयन तक में अखिलेश ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया, जिसका नतीजा रहा बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। जाहिर है, अखिलेश से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी। सियासत में पुरानी रवायत है, किसी का बढ़ता कद किसी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। यहाँ अखिलेश का बढ़ता कद सीधे तौर पर राहुल के लिए एक चुनौती हो सकती है। उसको जो परिणाम मिलेंगे उसमें अखिलेश यादव को काफी श्रेय दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भविष्य में वो राहुल जी के लिए दिल्ली में चुनौती बन सकती है। क्या सब नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रम फैलाने वाली कूटनीति है और इसमें कोई आधार नहीं है। गठबंधन ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अखिलेश यादव जी का, उनकी पार्टी का और हमारे सभी पार्टी के गठबंधन के साथियों का, जिन्होंने एकजुट होकर के हर बात को, हर मुद्दे को किनारे रख करके केवल कॉमन एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा, संविधान को बचाने के लिए, देश की रक्षा की। भले ही आराधना मिश्रा होना सब चंगा सीधा दाग लगा नहीं हो, लेकिन अखिलेश का बढ़ता कद राहुल के लिए जरूर चुनौती बनेगा, जिसकी इनसाइड स्टोरी हम बताते हैं। यूपी में सपा कांग्रेस की तारड़हार की भूमिका में है। कांग्रेस की सफलता में सपा की बड़ी भूमिका। चुनाव में कांग्रेस का कोई आधार नहीं था। 2019 में राहुल गांधी अमेठी हार गए। कांग्रेस से केवल सोनिया जीती। सोनिया की जीत का मार्जिन कम रहा। अमेठी रायबरेली जिताने में सपा की भूमिका। 2022 चुनाव में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं बन रहे थे। कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। सपा के पीछे समीकरण का जादू चला। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन में सबसे सटीक और परिपक्व फैसले अखिलेश यादव ने लिए। इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, लेकिन कोई भी अपनी पार्टी की कीमत पर सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं था। सभी नेता अपने अहंकार और दम में चूर थे, जिसका नतीजा हुआ कई जगहों पर सीट शेयरिंग होते होते रह गई। यूपी में अगर सीट शेयरिंग हुई तो सिर्फ अखिलेश की सूझबूझ के चलते। कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत थी, तो वहां अखिलेश का मजाक बनाया गया, जो जग जाहिर है। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश को नहीं बख्शा। इन सब के बावजूद अखिलेश ने दरियादिली दिखाई और कांग्रेस की झोली में 17 सीटें दी। अखिलेश यादव की पहचान सिर्फ यूपी तक ही महदूद नहीं है। राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी
पैन इंडिया लीडर बनते नजर आ रही है। हिंदी भाषी प्रदेशों में पहले से ही समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट खड़े होते रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टी का बहुत बढ़िया बेस है। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पार्टी का विस्तार भले न हो, अखिलेश यादव को इन राज्यों में जानने वालों और सुनने वालों की कमी नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में भी अखिलेश की गूंज है। तमिलनाडु में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री और मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ था, जिसके लिए स्टालिन सरकार ने अखिलेश यादव को चुना था। गठबंधन नेताओं के बीच राहुल के मुकाबले अखिलेश यादव को तवज्जो मिल रही है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सबसे अधिक डिमांड में अखिलेश यादव ही रहे। ममता बनर्जी ने भतीजा अभिषेक बनर्जी को बातचीत के लिए अखिलेश यादव के पास भेजा। इसी तरह महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे ने भी अपने दूत को अखिलेश यादव से मिलने के लिए भेजा था। मतलब साफ है, गठबंधन में भी राहुल से ज्यादा तरजीह अखिलेश को दी जा रही है। संसद में भी अखिलेश यादव राहुल गांधी पर भारी पड़े। अखिलेश मुद्दे को ज्यादा आक्रामकता के साथ सदन में रखते हैं। अखिलेश के पास मुख्यमंत्री होने का भी अनुभव है। अक्सर विधानसभा में अखिलेश के आक्रामक तेवर देखने को मिले हैं, जो सुर्खियां बनाते रहे हैं। बहरहाल, अब देखने वाली बात है, यूपी के दो लड़के जिस साइकिल पर सवार होकर दिल्ली में सियासत करने निकले हैं, वो कितनी दूर तक चलती है। लखनऊ से रवि कुमार के साथ इंडिया न्यूज ब्यूरो। तो क्या इसके बड़ी वजह है, क्या फैक्टर्स है और क्या रणनीति है इसके पीछे अखिलेश यादव के, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ जल्दी से उनसे करवा देती हूँ। वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। अभिषेक दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और ताहिरा हसन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप चारों खास मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में वीरेंद्र सिंह जी के साथ करना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, अब आपके लिहाज से क्या इसकी वजह हो सकती है कि 2 साल पहले जिस यूपी की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दिया था, सांसद ही छोड़ी थी उन्होंने, अब 2 साल में ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ, कौन सा गुणाभाग हो गया, क्या बदलाव हो गया कि अब वो अपनी करहल सीट छोड़कर केंद्र पर फोकस कर रहे हैं, दिल्ली पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह के अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जिस तरह का परिणाम आया, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 400 का नारा लेके चल रही थी, वो काफी नीचे आ गई। आपने देखा कि 290 के आसपास आए। तो अब और यूपी में अखिलेश, समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार 37 सीटें जीती हैं। मल्टीपल कितने मतलब कि मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी ने भी इसकी कल्पना नहीं करी होगी कि जिस तरीके का परिणाम आया। और कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। कांग्रेस को भी बहुत फायदा हुआ। पिछली बार एक ही कांग्रेस की सीट थी, वो भी 6 हो गई। और दूसरी बात, जिस तरीके का इंडिया ब्लॉक का जो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें आप देखेंगे कि जो रीजनल पार्टी कांग्रेस से साथ जुड़ी, वो अपने अपने स्टेट में सब लीडरशिप पोजीशन पे हैं, वो रूलिंग पार्टियां हैं। जैसे आप देखिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी रूल करती है, डीएमके में चले जाइए, उधर साउथ में चले जाइए। तो उनके लिए सहज ज्यादा है कि अखिलेश यादव एक रीजनल पावर की तरह उभर के अपने प्रदेश में मजबूती से रहें, रादर देन राहुल, क्योंकि राहुल रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, जो एक नेशनल पार्टी है। और वही नेशनल पार्टी उन रीजनल पार्टी की कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में रहती है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा कि ममता बनर्जी की टीएमसी जो है, वो इंडिया ब्लॉक के सीधे सीधे पार्ट नहीं थी, इसीलिए वहां के जो कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो भी इलेक्शन हार गए टीएमसी के कैंडिडेट से। तो अब अखिलेश को लग रहा है कि यूपी एक तरह से कुछ हद तक उन्होंने सिक्योर करी है। बाकी उनकी पत्नी भी, डिंपल यादव भी चुनाव जीत के आई हैं, तो उनको लगता है कि शायद अगर वो अभी फोकस करते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में फोकस करते हैं, तो यहाँ पे उनकी पत्नी एक पार्टी को संभाल सकती है। बाकी शिवपाल यादव जो उनके चाचा जी थे, उनके साथ भी उनका एक कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण संबंध फिर से स्थापित हो गया है। तो यूपी में वो के भरोसे छोड़ के नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपना आजमा सकते हैं। जैसे उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी, आपने देखा, नेशनल पॉलिटिक्स में काफी हद तक काफी सक्सेसफुल रहे। एक समय उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहा जाता था, मजबूत, हालांकि वो नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है। और बाकी यूपी जैसे बड़े प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होने का लंबा अनुभव भी है अखिलेश यादव को। प्रदेश में असेंबली के मेंबर होने के नाते, एमपी होने के नाते काफी लंबा अनुभव है। बहुत सारा, अभी जैसे पिछले साल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, अखिलेश यादव ने 2011 में एक साइकिल यात्रा करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2012 में अखिलेश यादव की पार्टी
समाजवादी पार्टी उस समय पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तो मुझे लगता है बहुत लंबा एक अनुभव हो चुका है अखिलेश यादव को, और सत्ता गंवाने के बाद विपक्ष की भी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि उनको वो भी अब समझ रहे हैं कि प्रदेश के साथ नेशनल पॉलिटिक्स में और एक जहां तक कोalition का एक दौर लौटता हुआ सा दिख रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कोalition दौर में आ गई है, तो उस समय अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, मुझे लगता है कि जहां पे वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। ठीक है, अभिषेक जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अभिषेक जी, क्या ये नेशनल ड्रीम लेकर चल रहे हैं क्या अखिलेश यादव के? चलिए, आप तो ये समझ गए हैं, आप तो ये आश्वस्त हो गए हैं कि भाई यूपी को तो हम आसानी से साध सकते हैं, करहल सीट छोड़ दीजिएगा तो आप रहिएगा संसद में, फिर संसद में कन्नौज के मुद्दों को उठाइएगा, लेकिन फिर एक नेशनल लेवल पर अपनी पार्टी को ले जाने का जो सपना है वो अखिलेश यादव का, वो ये समझ में आ चुका है कि ये एक मौका है, ये स्तर आ चुका है अब अखिलेश यादव का। देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप कांग्रेस पर जाइए, तो जब कांग्रेस की यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को स्किप कर रहे थे। पहले उत्तर प्रदेश के बीच से होते हुए, बुलंदशहर होते हुए वो हरियाणा में जा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कानपुर होते हुए फिर बुंदेलखंड होते हुए निकाला। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें बिल्कुल बैकफुट पे थी, उसका कोई जनाधार नहीं था, उसको पता है रायबरेली और अमेठी के बाहर उसका कोई बस्ता लगाने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या, समाजवादी पार्टी में भी एक घुटन चल रही थी। घुटन क्या चल रही थी? आजम खान प्रकरण के बाद मुसलमानों को ये लगता था कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आजम खान परिवार के साथ खड़ी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई थी, मुसलमान कहीं ना कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए कांग्रेस को लास्ट मिनट पे अखिलेश यादव ने अपने साथ जोड़ा। जैसा आप सभी को पता है कि चुनाव से पहले कैसे बयानबाजी चल रही थी कांग्रेस साथ, कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे थे कौन अखिलेश, मतलब बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन क्या हुआ, उनको सोचो आप 17 सीटें दे दी, जिस पार्टी के 2 सीटों के अलावा कोई बस्ता लगाने वाला नहीं है, तो 17 सीटें कैसे दे दी गई? कहीं ना कहीं 20-21% वोट को यूनाइट किया गया, उस पूरे विरोध को खत्म कर दिया गया, उनको ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि वो बस्ता के साथ नहीं जा सकते थे। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती बेशक कमजोर हो गई हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज भी उनके पास समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट है। राजस्थान में भी उनको वोट मिलता है, एमपी में भी वोट मिलता है, और इवन कर्नाटका तक में उन्हें जाकर वोट मिलता है। तो अखिलेश यादव कन्फाइंड है पूर्णता राज्य में, क्योंकि वो एक जाति और एक धर्म के साथ इस तरीके से मेलबंदी कर ली है उन्होंने कि उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर उनको राष्ट्रीय राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं उनको अपने कुछ चेहरों को बदलना पड़ेगा और अपनी रणनीति को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, पंकज जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पंकज जी, अभी क्या जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या एक बड़ी रणनीति है, एक बहुत बड़ी सोची समझी एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि अखिलेश यादव अब संसद में बैठेंगे, कन्नौज से सांसद वो बने रहेंगे, करहल वो छोड़ देंगे। क्या ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव उन सीटों पर अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि उनकी पकड़ अभी कमजोर है? जब हम करहल की बात करते हैं तो या फिर हम मैनपुरी की बात करते हैं, क्योंकि करहल वही मैनपुरी का ही हिस्सा है, लोकसभा क्षेत्र में आती है। अब ऐसे में क्योंकि यहाँ पर डिंपल यादव को जब चुनाव लड़ाया गया था तो सुब्रत पाठक और जो कि उन्होंने हरा दिया था, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती भी क्रिएट होती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार हमने नतीजे देखे, वो कोई तुक्का नहीं कहा जा सकता है, वो एक बहुत बड़े सोचे समझे एक रणनीति का हिस्सा रहा कि उन्होंने चयन कैसे किया अपने उम्मीदवारों का, कौन कौन से मुद्दे, कहां कहां पर रैलियां की, तो ये उसी का उदाहरण रहा, ये जो रिजल्ट रहा। अब क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए चुनौती बनेंगे? आपको क्या नजर आता है? पहले तो समझिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, और जिस तरह से अखिलेश यादव 2014 विधानसभा चुनाव, 19 लोकसभा चुनाव, उसके बाद 22 विधानसभा चुनाव नहीं बनाए, लेकिन समाजवादी पार्टी सूझबूझ का पता देते हुए इस तरह से टिकट का वितरण किया। शुरू से कहते थे कि 80 सीटें 80 या 79 सीट के लिए बात करते थे, तो लोगों को लगता था, लोग जगत में भी ये होता था इतनी चीजें नहीं ला पाएंगे। और कांग्रेस तो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी 6 सीट पाई है, कांग्रेस के गठबंधन को समाजवादी पार्टी कांग्रेस इतनी सीटें बनी, बल्कि अखिलेश यादव 50 सीटें तक जा सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से चुनाव बदलने में चुनाव के दौरान टिकट बदले और लोगों को बदला, तमाम प्रत्याशी बदले, इस पर भी तमाम टिप्पणी हुई। जेटी हसन के टिकट काट के वहां अनुसुईया को टिकट दिया, उस समय भी यह हुआ कि वहां जो है समाजवादी पार्टी हार जाएगी, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज की 35,000 से अधिक वोटों से। तो अखिलेश यादव ने सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया, और
एंटी कंपेंसिंग में रही। जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो भी एक अति उत्साह में थे कि मोदी योगी अमित शाह तुम्हारी वेतरणी पार करा देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता क्षेत्र में नहीं गए, वो सिर्फ मीटिंगों में लगे रहते थे और जिस तरह से मीटिंगों में रहते थे उनकी उदासीनता और उनकी जो बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्साह था कि जो है हम तो 400 सीट तो आ ही रही है, 350 आ जाएगी, इसी मुगालते में रहने के कारण ऐसा हुआ। और जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को चाहे अन्य मुद्दे को अखिलेश यादव ने जन जन तक पहुंच, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उसको काट करने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता जन जन तक नहीं गया। इसको आप देखिए, उसी का परिणाम रहा कि जो है समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब करहल की विधानसभा सीट अखिलेश यादव ने छोड़ दी है और वो राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं। 37 सीटों के आने के बाद उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। अब वो राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव बीटेक है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं। उनकी वाइफ मैनपुरी से सांसद है, वो डिम्पल यादव, वो भी पढ़े लिखे हैं। तो इन सब चीजों का सीधा लाभ उनको मिलेगा और निश्चित मान के चलिए कि संसद में वो अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि अभी 2027 में है, 2027 में विधानसभा का चुनाव, तब तक वो राष्ट्रीय राजनीति में और देखिए पंकज जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर करहल सीट को सिक्योर तो कर ही लिया, क्योंकि बड़ी चुनौती तो कन्नौज सीट थी जहां से पिछली मर्तबा यहाँ पर डिम्पल यादव हारी भी थी, तो कहीं ना कहीं उसे सिक्योर करना बहुत जरूरी था। अखिलेश यादव की अगर हम रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं, करहल से तो वो अब तेज प्रताप यादव को लड़वा सकते हैं और शायद वहां से वो जीत भी जाए, क्योंकि वो उनकी एक सिक्योर सीट रही है। लिहाजा ठीक है, मैं ताहिरा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। ताहिरा जी, इसके पीछे आपको अखिलेश यादव की क्या बड़ी रणनीति नजर आती है कि वो अब सेंट्रल पॉलिटिक्स का रुख करना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि ये उनके लिए एक सही समय है? नहीं, देखिए सेंट्रल पॉलिटिक्स तो सभी करना चाहते हैं। अखिलेश यादव अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 2027 में आएंगे तो वो जाहिर है मुख्यमंत्री वही बनेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, ये एमएलसी हो जाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू सेंटर की भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का उन्होंने लिया है इस समय। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो बताया जा रहा है कि वो कोई थ्रेट है, थ्रेट नहीं है, किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं है। ममता बनर्जी भी उस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश जो कहते हैं राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, वहां उन्होंने भी अपनी पार्टी को स्टार्ट किया था। नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी ऑफिस हमारे लखनऊ में ही खुला था। तो ऐसा नहीं है, हर क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और जाती है और सेंटर की तरफ भी बढ़ती है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी बढ़ना चाह रही है। लेकिन ये कहना कि कोई किसी को थ्रेट यहाँ पे राहुल गांधी को होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सूझबूझ से टिकट बांटा और अयोध्या में देखिए जिस तरह से नारा लगा पूरा, उसमें अखिलेश यादव की तारीफ की जानी चाहिए कि एक बहुत ही प्रूडेंट, एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिक के तौर पे उन्होंने टिकट्स का बंटवारा किया और पीडीए को लेके वो आगे चले। वो समझ गए कि यही इसी को लेके हमें आगे पीडीए चलना फॉर्मूला चाहिए। तो काम करा है ना जमीनी स्तर पर ताहिरा जी। बात थ्रेट की नहीं है, बात है कि वो चुनौती देंगे क्या राहुल गांधी के आगे। एक बहुत बड़ी चुनौती अब क्रिएट हो सकती है क्या, उसको लेकर अब चर्चाएं हैं। नहीं, चुनौती कहाँ से देंगे? देखिए चुनौती कोई किसी को नहीं दे रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं, कांग्रेस मजबूत नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो नरेटिव सेट किया ये संविधान बचाने का, जो नैरेटिव सेट किया, क्या दलितों का आरक्षण चला जाएगा, ये किसने किया? जैसे ही बीजेपी से एक आवाज उठी 400 पार हम संविधान बदल देंगे, इसको तुरंत उठाया किसी ने, तो राहुल गांधी ने उठाया। और संसद में अगर राहुल गांधी ने ये बात सबसे आगे और मजबूती से रखी कि एक्सेस क्यों नहीं है, जिसकी जितना पॉपुलेशन उस हिसाब से एक्सेस क्यों नहीं है रिसोर्सेस पे और पावर पे, ये बात तो संसद में उठाने वाले राहुल गांधी थे। तो जाहिर है अखिलेश यादव तो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये लोहिया की पार्टी है, जो लोहिया भी यही कहते थे, जिसकी जितनी पॉपुलेशन जिसकी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस बात को उन्होंने मजबूती से उठाया। इस बार दोनों मिले, मेरा कहना है मिलने से बहुत फर्क पड़ा। वरना थोड़ा सा मुस्लिमों में, बिल्कुल इससे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा, थोड़ा सा उनके अंदर डिस्कंटेंट था और हो सकता है कि वोट बढ़ता और हो सकता है ओबीसी वोट भी थोड़ा बढ़ता। लेकिन उन्होंने जो
दल ठीक है। ये यादव अदर ठीक है, मैं ओबीसीज आपकी रखा, छोटी सी बात का एक उससे भी काउंटर ले लेती स्ट्रेंथनिंग हूँ हुआ। वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, जी, क्या आप और ताहिरा नॉन जी की भाजपा बातों से वोट मिला सहमत है हैं? क्या आपको इंडिया ये ब्लॉक लगता को। है कि किसी प्रकार की कोई चुनौती राहुल गांधी के आगे भविष्य में भी नहीं आएगी? वो ये कह रही कि हर भविष्य क्षेत्रीय में दल आ ये चाहता सकती है, है, अभी पार्टी नहीं। चाहती है कि वो एक नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करे और उनकी पार्टी एक ऊंचे मुकाम तक जाए। लिहाजा अखिलेश यादव भी एक मंचे हुए राजनीति के तौर पर अपनी छवि को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है? देखिए, राजनीति में या पॉलिटिक्स में क्या होगा आगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बात हम बिल्कुल। लोगों को विदित रखनी होगी कि मुलायम सिंह यादव अगर आप देखें तो उस दौर के सबसे टॉल लीडर थे, लेकिन उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आपने देखा कि बहुत उनके सामने कंपैरेटिवली जो उस समय उनके समकक्ष या उतनी उतनी राजनीतिक हैसियत नहीं थी, वो लोग भी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचे। तो वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे 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 चीजें, एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि जो बहुत लीडिंग पोजीशन पे होगी पार्टी या लीडर, वो नहीं बन के उससे कंपैरेटिवली जो कम छोटी पार्टी होगी या जो कम पॉपुलर लीडर होगा वो भी वहां तक पहुंच सकता है। जैसे आपने कहा चंद्रशेखर बन गए, आई.के. गुजराल बन गए, इवन देवगौड़ा जी भी बने। तो कहने का मतलब है कि अगर अगर अखिलेश यादव का उदय नेशनल पॉलिटिक्स में होता है आगे जाके, तो जिस तरीके का, जैसे मैंने कहा, कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर हमें लग रहा है कि शायद वापस आ रहा है, तो उस समय कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं कि जिसमें हो सकता है कि जो बहुत बड़ी पार्टी है उसका लीडर ना होके एक रीजनल पार्टी का कोई लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो या वो बन पाए। तो उसमें उस समय अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस हो तो उसमें मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, रीजनल सबसे बड़ी एक लीडिंग रीजनल पार्टी के तौर पे ठीक उभरी है। है समाजवादी पार्टी का भी कद। और अखिलेश यादव, जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन की भूमिका से लेके यूपी के चीफ मिनिस्टरशिप पूरा टर्म पूरा करना, उसके बाद एमएलसी रहना, एमएलए रहना, एमपी रहना, बहुत एक लंबा अनुभव, परिपक्व नेता हो ठीक चुके है, हैं। अभिषेक तो जी का मैं एक जी जी कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेती हूँ। अभिषेक जी, क्योंकि इसे इस तरीके से भी देख लेना चाहिए कि अगर वो करहल की तरफ जाते या फिर कन्नौज छोड़ते, तो हो सकता था कि अगर कन्नौज में उपचुनाव होते तो फिर समाजवादी पार्टी की वहां पर जीत नहीं होती या फिर वो कन्नौज सीट गंवानी पड़ती। क्योंकि देखिए, पहले तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को ऐसे उतारा, फिर जब कार्यकर्ताओं के लोगों के फीडबैक मिले तब उसके बाद वो खुद चुनावी मैदान में आए। तो लिहाजा उन्होंने अपने से ज्यादा किसी को बेहतर उम्मीदवार यहाँ पर नहीं समझा। तो अगर वो करहल चुनते या फिर वहां पर जाते तो कन्नौज बचाना मुश्किल हो सकता था। क्या इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में एक स्टेबिलिटी टाइप की आ रखी है इस समय। 2027 तक चुनाव भी दूर है, तो मुझे लगता है जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, सेंट्रल में जो सरकार है वो कोलिजन गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति का ध्रुवीकरण है वो एक समय दिल्ली के आसपास है। तो अपने आप को वो राजनीतिक रूप से रिलीवेंसी के अंदर रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो उस धुरी के आसपास रहना चाहते हैं, न्यूज में रहना चाहते हैं, मुद्दों के अंदर रहना चाहते हैं, इसलिए वो संसद गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कांग्रेस के लिए थ्रेट है या राहुल जी के लिए थ्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से दिल्ली गए हैं, इसमें वो अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं। ठीक है, आखिरी मैं कमेंट ले लेती हूँ पंकज जी का। पंकज जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, राष्ट्रीय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्साहित है, अति उत्साहित है। यूपी में उसको 37 लोकसभा सीटें मिली, तो वो निश्चित रूप से इसका विस्तार करना चाहेगी। और करहल की सीट, जैसा कि अभी आपने कहा, करहल की सीट में कन्नौज की सीट अगर वो छोड़ते भी है तो उसका मध्य प्रदेश जाएगा और वहां पर वो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। इसलिए वो राष्ट्रीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और यूपी में भी 27 का चुनाव है, भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को भी कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके काम नहीं सुने जाते हैं, थाने स्तर तक भी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। बीजेपी का कार्यकर्ता थाने स्तर तक जाता है, थानेदार उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। तो इन सब चीजों का ही खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और पंकज जी देखिए, 2 साल पहले उन्होंने सांसद यहाँ पर अपने संसद की सीट छोड़ी थी ताकि वो बीजेपी की यहाँ माफ कीजिएगा यूपी की राजनीति पर केंद्रित कर सके। अब 2 साल उन्होंने पूरी मेहनत की, उसने दिखाया कि किस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से चयन करते हैं मुद्दों का, कहाँ वो जाते हैं, क्या मुद्दे उठाते हैं, कैसे प्रत्याशियों का चयन किया। तो ये समझाता है कि अब वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं यूपी की राजनीति को और अब वो समझ रहे हैं कि अब वो जरा संसद में जाए, मुद्दों को उठाए और केंद्र में अब राजनीति करने की वो विचार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमान का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना